हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आनंद तावड़िया यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल पे। बच्चों, कल हमने मोलेरिटी तक की कंसंट्रेशन टर्म कर ली थी। आज हम कर रहे हैं मोलेलिटी से। तो चलिए देखें मोलेलिटी क्या होता है। स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, है क्या? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलेरिटी और मोलेलिटी में इतना सा डिफरेंस है। वहां पर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, यहां पर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन वो क्या था? डिसॉल्व इन पर लीटर, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां आ जाता है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो अब अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो हमें पता है कि m इक्वल टू क्या आ जाएगा। हम लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसे अपने स्मॉल n से इंडिकेट करें, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। अब मैं सॉल्वेंट के वेट को वेट नॉट से इंडिकेट करूंगा बच्चों, ध्यान रखना। और किस में है ये? किलोग्राम में चल रहा है। तो ये अपने पास बना कि मोलेरिटी इक्वल टू कौन सा आ जाएगा? फार्मूला क्या बनेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। किस में आना चाहिए? ये किलोग्राम में आना चाहिए। सिंस वी नो दैट, हमें ये पता है कि जो मोल होता है वो क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हमें ये पता है कि मोल इक्वल टू भार बटा अणु भार होता है। तो इस बेस पे फिर मैं अपने को मोलेलिटी को फिर यूं लिख दूं बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट नॉट। किस में चल रहा है? ये किलोग्राम में चल रहा है। ये वाला वेट, अब मैं जहां पे नॉट टर्म यूज करूंगा कहीं पे, तो इसका मतलब होगा कि मैं सॉल्वेंट के लिए उसे यूज कर रहा हूं, और नॉट नहीं कर रहा हूं, इट मीन्स मैं उसको सॉल्यूट के लिए यूज कर रहा हूं। तो अभी अपने पास जो है ये सॉल्यूट का वेट है, ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है, और ये सॉल्वेंट का वेट चल रहा है। अब अगर अपने ये बात कहें कि इफ सॉल्वेंट वेट गिवन इन ग्राम, क्योंकि अभी तक अपने को किलोग्राम में दे रहा था तब तो ये फार्मूला वैलिड था। जैसे ही अगर ये ग्राम में दे जाए तो मोलेलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा? वही है जैसे हमने कल मोलेरिटी में किया था 1000, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, और इधर कौन सा आ गया बच्चों? वेट नॉट। लेकिन अब ये किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे इसके क्या बन जाते हैं? अपने पास फार्मूले बन जाते हैं, राइट। अब अपने को ये देखना है कि मोलेलिटी और मोलेरिटी जो होता है, इनमें से बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म अगर अपने देखें तो कौन सा हो जाएगा? तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? मोलेलिटी हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि मोलेलिटी जो होती है वो क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोलेलिटी तापमान से अप्रभावित रहती है। क्यों रहती है वो भी आपको पता है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी वॉल्यूम वर्ड ही नहीं आ रहा है, और हमें पता है जहां पर भी वॉल्यूम आएगा वही फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो टेम्परेचर से क्या होती है? डिपेंड होती है, राइट। अब मैं अगर ये कहूं कि साहब इसकी यूनिट क्या होगी, तो हमें पता है क्या हो जाएगा? मोल किलोग्राम इनवर्स। मोल किलोग्राम इनवर्स इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी, राइट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी की तरफ। तो वो देखें, अब अगर अपने नॉर्मेलिटी के लिए लिखूं, जिसे अपने कैपिटल N से इंडिकेट किया जाता है, इसके बारे में अगर अपने चेक करें तो नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगा? इट इज द, कल हमने मोलेरिटी पढ़ा था, वहां आया था इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, number of gram equivalent of solute dissolve in
पर लीटर लिख सकता हूँ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इतना सा ही डिफरेंस है कि वहां हमने लिखा था ग्राम मोल, यहां हम लिख रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट। अब फार्मूला भी बिल्कुल सेम ही होगा क्योंकि हल्का सा चेंज है। वहां हम लिख रहे थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां हम लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वहां पर भी हमने ये कहा था कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब वहां जैसे हमने लिखा था मोल, मोल क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसी तरह यहां पे अपने पास ये इक्विवेलेंट भी आएगा। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो होगा अपने पास वेट, वेट अपॉन, वहां लिख रहे थे अपने मॉलिक्यूलर वेट, जबकि यहां पे लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट का वेट का मतलब तुल्यांकी भार होता है। तो यहां तुल्यांक बराबर, हिंदी में अगर मैं बात कहूं तो नॉर्मलता की परिभाषा ये हो जाएगी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। ये अपने पास नॉर्मलता इक्वल टू कौन सा आ गया, ग्राम तुल्यांक अपॉन में कौन सा आयतन बन रहा है, आयतन लीटर में होना चाहिए। ग्राम तुल्यांक क्या होता है, वो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, भार बटा तुल्यांकी भार होता है। अब सर मोलर मास तो हम काउंट कर लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे काउंट करें, तो वो देखें। मैं यहां लिख रहा हूं कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है, तुल्यांकी भार होता है, उसको काउंट करने का प्रोसीजर ये होता है कि या तो अपने को क्या देगा, वो एटॉमिक मास होगा, या तो एटॉमिक मास होना चाहिए, या अपने पास मोलर मास होना चाहिए। अपॉन में हम जेड, जेड को मैं कहूंगा लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज में वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर का हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। अब ये सर ये क्या है वैलेंसी फैक्टर, तो वो देखें कि जेड में अगर मैं यूं कहूं कि अगर आपको एसिड दे, तो एसिड के लिए जो जेड होगा वो होगा नंबर ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, मीन्स बेसिसिटी। जितनी एसिड की बेसिसिटी होगी उतना ही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। इसी तरह बेस के बारे में अगर अपने कहें तो आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, मीन्स एसिडिटी, अम्लता। अब यहां ये याद रखें कि उल्टा चलता है, ध्यान देना, एसिड की स्ट्रेंथ को हम बेसिसिटी में मेजर करते हैं और बेस की स्ट्रेंथ को हम एसिडिटी में मेजर करते हैं। जितने हाइड्रोजन आयन रिमूव होंगे वो क्या कहलाएगा आपके पास, उसकी बेसिसिटी कहलाएगी एसिड की। अब होता क्या है कि इसके अंदर अगर मैं देखूं कि इस एसिड वाले के अंदर, कि जैसे मैं यहां से कह दूं HCl, ये कितना कितना H+ देगा, तो ये 1 दे रहा है, इट मीन्स इसकी जो आपके पास बेसिसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह मैं आपसे ये कह दूं HNO3, तो आप बोल दोगे सर इसकी भी कितनी हो रही है, 1 हो रही है। लेकिन होता क्या है, जो फास्फोरस के एसिड बनते हैं वो इसके एक्सेप्शन हो जाते हैं, उसका रीजन टॉटोमेरिज्म से बन जाता है। लेकिन हमें यह याद रखना है कि जैसे फास्फोरस के एसिड बने अपने पास PO4, PO3, इस तरह के आ गए। अब यहां पे अपने को हाइड्रोजन जो है वो कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। तो अपने डायरेक्ट ये बन जाता है कि सर 3 हाइड्रोजन तो है, इट मीन्स ये एसिड और ये हाइड्रोजन को रिमूव भी करेगा, तो इसकी बेसिसिटी जो है वो 3 हो जाएगी। नहीं बच्चों, हमें ये ध्यान देना है कि फास्फोरस के एसिड में जितने ऑक्सीजन होते हैं उससे एक कम उसकी बेसिसिटी हो जाती है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो आपका आंसर आएगा 3, इसकी बात करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सिर्फ फास्फोरस वाले पे लगता है और ये जो मैंने तरीका बनाया है वो लगभग एडजस्ट हो जाता है, राइट। इसी तरह अगर आपको वो आयन दे दे, तो हम ये कहेंगे टोटल
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये देखेंगे कि कितना टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा अगर वो आयन के बेस पे दे रहा है। तो अब हम चेक करते हैं, जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर आप देखें तो आपको OH कितने दिखाई दे रहे हैं, 1, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह मैं आपसे ये कह दूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, यहां पे 2 दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये इसके वैलेंसी फैक्टर, हम अभी इक्विवेलेंट वेट काउंट नहीं कर रहे, हम वैलेंसी फैक्टर काउंट कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कह दूं एल्यूमिनियम आयन, तो इलेक्ट्रॉन एक्शन कितने हो गए यहाँ पे 3, तो यहां कितना आ गया 3। अगर मैं आपसे कह दूं SO4 सल्फेट आयन, SO4 2-, हमें ये नहीं देखना है कि प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, हम तो इलेक्ट्रॉन चार्ज देख रहे हैं, तो यहां पे कितना आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह से अपने जो है वैलेंसी फैक्टर को काउंट करते हैं। आगे हम इक्विवेलेंट वेट काउंट करने का आपको मैं तरीका बताने जा रहा हूं। देखें, तो चलिए बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट का अपने पास फार्मूला कौन सा हुआ, एटॉमिक मास या मोलर मास, और डिवाइड करेंगे अपने वैलेंसी फैक्टर से। तो अपने पास सबसे पहले आया एल्यूमिनियम आयन, तो अब अगर आपने चेक करें तो इसका एटॉमिक मास हो गया 27 और इस पे चार्ज कितना है अपने पास 3, तो ये आ गया आपके पास 3। हमें ये नहीं चेक करना है प्लस है या माइनस है। इसी तरह अगर मैग्नीशियम की मैं बात कर जाऊं तो मैग्नीशियम का वेट कितना हो जाएगा 24, तो यहां पे मैंने लिखा 24, डिवाइड कितने का करूंगा मैं 2 का करूंगा। सिमिलरली क्लोरीन की बात कर रहा हूं तो क्लोरीन का वेट कितना आ जाएगा 35.5, इस पे -1 चार्ज है, हमें प्लस माइनस पे तो उलझना नहीं, हमें तो देखना है कितने नंबर कितने आ रहे हैं, तो ये 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अगर मैं देखूं तो सोडियम का वेट होता है बच्चों 23 और हाइड्रोक्सिल OH जो होता है उसका वेट होता है 17। 1 आपके पास 16 तो आ जाएगा ऑक्सीजन का और 1 आ जाएगा हाइड्रोजन का, दोनों को मिला के हम 17 करें तो यहाँ पे 23 + 17 कितना OH ये देगा, कितना हाइड्रोक्सिल दे सकता है ये, तो कितना, इसके पास 1 ही है तो ये कितना आ जाएगा 1। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अपने बात कर जाए तो ये मैग्नीशियम का वेट हम लिखें यहाँ पे 24 प्लस 17, लेकिन ये हाइड्रोक्सिल पार्ट है कितने 2 है, तो 17 × 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा, राइट। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हम देखें तो इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट जो 98 होता है उसमें हम कितने का डिवाइड करेंगे, कितने हाइड्रोजन को दे सकता है, तो कितना आ गया 2, राइट। इसी तरह एसिटिक एसिड के बारे में कहें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट और इसके पास ये हाइड्रोजन ये रिलीज होता है, ये तो मिथाइल का पार्ट है 3 हाइड्रोजन रिलीज होने वाला ये, तो कितना आ जाएगा 1। अब अपने बात करें फॉस्फोरिक एसिड की तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट जो भी आएगा, और फॉस्फोरस के एसिड मैंने बताया था जितनी ऑक्सीजन हो उससे 1 कम हाइड्रोजन कर दे, यहाँ तो एडजस्ट है ये पहले से कितने का डिवाइड करूंगा 3 का। अब बात करते हैं अपने एल्यूमिना की, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो यहाँ ये देखिए हमने ये कहा था कि इधर अपने पास हाइड्रोजन आयन भी नहीं है और हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन भी नहीं है, तो हम देखते हैं टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इसमें आप ये देखिए एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, राइट, और अपने पास कितने एल्यूमिनियम है 2, तो 2 3 जा कितने हो गए अपने पास 6। तो अब अगर अपने ये कहें तो मैं ये कह सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट में किसका डिवाइड लगेगा 6 का डिवाइड लगेगा। इसी तरह क्यूप्रिक आयन है, इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट 63.5 होता है उसमें हम कितने का डिवाइड करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे। अब बच्चों देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट। इसकी हर मीडियम में वैलेंसी फैक्टर चेंज होता रहता है, मीडियम के अकॉर्डिंग इसका वैलेंसी फैक्टर चेंज हो जाएगा, और वैलेंसी फैक्टर अगर चेंज होता है तो हमें पता है इक्विवेलेंट वेट तो फिर चेंज होना ही है। तो इक्वेशन पे हल्का सा H+OH- लिख देते हैं, तो एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्सिल मीडियम को जो इंडिकेट करते हैं, और इक्विवेलेंट वेट पूछा जाता है और हमारे हिसाब से हम अरेंज करते हैं
तो गड़बड़ होने के ज़्यादा चांस रह जाते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी मैं इसका वैलेंसी फैक्टर बता रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है इक्विवेलेंट वेट तो हम इसके मोलर मास में डिवाइड कर जाएंगे वैलेंसी फैक्टर का। तो अभी मैं इक्विवेलेंट वेट इसमें वैलेंसी फैक्टर को आपको बता रहा हूँ कैसे काउंट करें। यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि इसके वैलेंसी फैक्टर को काउंट करने के लिए मैंने एक ट्रिक बना दी कि मेरा एक बहुत ही शानदार स्टूडेंट है कुलदीप बना। तो मैंने कुलदीप तो हटा दिया और बना वाला वो वर्ड ले लिया, BANA चल रहा है। मैं इस ए को तो साइलेंट कर रहा हूं, अपने पास कौन सा आ गया, BNA। कुलदीप बना से BNA मैंने ले लिया। अब ये देखो, ये B यहां लिखा बेसिक, ये N मैंने यहां लिखा न्यूट्रल, और ये A मैंने यहां लिखा एसिडिक। हो गया। अब आप ये देखिए, वो कुलदीप बन्ना जो है वो बहुत ऑड स्टूडेंट है। हर किसी को ऐसे स्टूडेंट नसीब नहीं होते हैं। तो ऑड में ये देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं 1। मतलब क्या हुआ इसका कि पोटेशियम पर मैग्नेट का वैलेंसी फैक्टर बेसिक मीडियम में 1 होता है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि वो ऑड स्टूडेंट है, तो 1 में नेक्स्ट ऑड, 1 से नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होता है, तो आप मेरे को बोलोगे सर 3, राइट। न्यूट्रल मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। अच्छा, एसिडिक में तो 3 से नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर 5, ये लीजिए 5। हो गया इनकी आपके पास वैलेंसी फैक्टर काउंट करने का तरीका। तो हमें याद रखना है कुलदीप बना, कुलदीप तो यहां चला जाएगा पोटेशियम में K वाले में, बना अपने पास रह जाएगा। हम बने को BNA से कह रहे हैं, बेसिक, न्यूट्रल और एसिडिक हो गया। और मैं कह रहा हूं बहुत ऑड स्टूडेंट है, तो ये कौन सा आया, 1 3 5 हो चुका है। तो ये था इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम जो कंसंट्रेशन टर्म हमने कर ली है, उनके बीच में हम रिलेशन को देखते हैं। सबसे पहले अपना जो रिलेशन आता है वो है रिलेशन इन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। मोलरता और नॉर्मलता में क्या आएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू M इंटू जेड। जेड यहाँ पे क्या है, वैलेंसी फैक्टर है, और वैलेंसी फैक्टर को हम अर्लियर डिस्कस करके आ चुके हैं। तो हम इसको यूं कह सकते हैं, नो मजा नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू जेड, और प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड रिलेशन में, अपने रिलेशन इन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलरता व मोललता में संबंध की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूं कि मोलैरिटी जो आएगा वो M/D सब्सट्रैक्ट बाई M, और Ma का प्रोडक्ट रहेगा। इसको हम यूं कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हैं। जो पकड़ने वाला होता है उसको यूं कहते हैं कि वो डम्मा लेके आ रहा है। वो क्या लेके आ रहा है, डम्मा लेके आ रहा है। तो हम यूं कह सकते हैं, मैं डम्मा लाऊं और उसमें कोई मजा नहीं है, डम्मा में नो मजा। तो मोलैरिटी के अपने पास रिलेशन बन चुके हैं कि जब मोलैरिटी का आपके पास मोलैलिटी से आ जाए तो आप क्या कहोगे, मैं डम्मा लाऊं, और नॉर्मलिटी से रिलेशन कहे तो हमें पता है डम्मा में कोई मजा नहीं है, तो इसे हम ये कह सकते हैं डम्मा नो मजा। तो दोनों रिलेशन अपने पास आ चुके हैं। यहाँ कैपिटल M इंडिकेट करता है मोलैरिटी को, और A जो आएगा वो इंडिकेट करेगा सॉल्यूट को, और B इंडिकेट करेगा सॉल्वेंट को। जैसे यहाँ पे बना MA मीन्स कौन सा आ गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। अब आगे देखें कि अपने पास आएगा रिलेशन इन बिटवीन, ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। पहले अपने ये वाला ले रहे हैं, रिलेशन इन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोललता व मोल भिन्न में संबंध। तो इसमें अपने ये कह सकते हैं 1000 सा B आएगा, 1000 सा B आएगा। तो ये अपनी एक टैग लाइन बन गई, 1000 सा B आएगा। तो मोलैलिटी में देखें तो 1000 है,
सा कौन सा आ गया, XA। बी का मतलब ये हो गया कि यहां मोल फ्रैक्शन भी आएगा और वहां मोलर मास भी आएगा। मेरी बात को समझिए आप, ये फार्मूले को लर्न करने की ट्रिक हो चुकी है, लर्निंग टेक्निक हो गई है कि जब अपने को मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में कहें तो हम ये कहेंगे 1000 सा बी आएगा। तो 1000 सा बी फॉर दोनों आगे सॉल्वेंट के लिए XA और MB। अब यही मोलैरिटी में आ जाए, यही किस में आ जाए, मोलैरिटी में आ जाए, तो मैंने आपको कल कहा था कि मोलैरिटी बड़ा बच्चा है, तो बड़े बच्चे को बैलेंस करने के लिए उसके डिवाइडेशन पार्ट में भी कुछ होना चाहिए। तो इस बड़े बच्चे ने किया क्या, 1000 सा तो है, बी भी आएगा, लेकिन डिवाइडेशन में अपने और देखो क्या रख रखे हैं, XA और MA। ये कह रहा है कि आपको कुछ डिवाइड और करना है, D4 डेंसिटी है, लेकिन अपनी लर्निंग टेक्निक क्या कर रही है कि 1000 सा भी आएगा, लेकिन मोलैरिटी बड़े बच्चे के लिए आपको डिवाइड कुछ और भी करना है। क्या करना है, वो या तो A होगा या B होगा, क्योंकि अपने पास सॉल्यूट है या सॉल्वेंट, क्योंकि हमने सॉल्वेंट लिख चुके हैं बच्चों, इसलिए अब यहां पे क्या आएगा, सॉल्यूट वाला टर्म आएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई, लर्निंग टेक्निक हो गई है। अपनी फर्स्ट में अगर ये कहें कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होगा, मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होगा, तो आप क्या लिखोगे, मैं डम्मा। अब अगर आपसे ये कहे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में बताइए, तो हमें पता है क्योंकि हम लाइन पूरी लेके आ रहे हैं, डम्मा में नो मजा, डम्मा में नो मजा, नो मजा वाला कौन सा आ गया, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी वाला हो गया। जेड वैलेंसी फैक्टर है, ये हम पहले भी आपको बता चुका हूं, डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में आएंगे तो हमें पता है, हम लिखेंगे 1000 सा भी आएगा। हम क्या लिखेंगे, 1000 सा भी आएगा। 1000 सा तो हो गया, बी आएगा, मतलब दोनों आएंगे इसके। और जब मोलैरिटी का आ जाए, तो हम ये कहते हैं मोलैरिटी बड़ा बच्चा है, यहां कुछ और डिवाइड होगा। तो D4 डेंसिटी है, अपनी लैंग्वेज में हम यहां डिवाइड से लेके आ रहे हैं कि यहां D4 डेंसिटी चल रहा है कि यहां कुछ और डिवाइड भी होगा। डिवाइड कौन सा होगा साहब, हम XBMB पहले लिख चुके हैं, तो यहां XAMB ही आएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन फार्मूलों का बोर्ड एग्जाम में तो कोई यूज नहीं है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने आपके लिए ये बताया है। तो ये लर्निंग टेक्निक भी आपको बता दी है, उम्मीद करता हूं अब आगे आप इसे भूलोगे नहीं। तो बच्चों 12th क्लास की इस बोर्ड सीरीज में अब तक हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण किया था, और सॉल्यूशन में काम आने वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म को कर लिया है। कल से हम नया टॉपिक सॉल्युबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।